राइट अ क्वेश्चन। हाँ शीट अभी रख दो, पहले आज विस्कोसिटी खत्म कर देते हैं, आ जाओ। लेट्स राइट अ क्वेश्चन फर्स्ट। जल्दी से अपनी कॉपी निकाल लें, कॉपी बाहर निकालें, कॉपी हेडिंग डालें सभी लोग। कक्षा कार्य, कक्षा कार्य गृह कार्य नहीं करते थे, क्लास वर्क होमवर्क। देखो ऐसा होता है ना स्कूल में, प्योर हिंदी चलती है हिंदी के पीरियड में, प्योर इंग्लिश चलती है इंग्लिश के पीरियड में, और बाकी टाइम तो पता ही नहीं क्या चलता है। पता लग गया ना क्या चलता है। चलो लिखिए, क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। इफ टू कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्स ऑफ रेडियाई, if two concentric tubes of radii R1 and R2 are placed in water reservoir, then if two concentric tubes of radii R1 and R2 are placed in a water reservoir, then the rise of water level in the outer tube, considering the inner tube to be solid, is how much? तो ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन अपन ने अलग तरह से फ्रेम किया है, इवन आई नो, पर ठीक है। इज हाउ मच, समझ के देखना क्वेश्चन क्या है। सुनो, आई एम मेकिंग द डायग्राम ऑफ दिस। अरे डायग्राम तो बना के बता दूं, देखो हुआ क्या। देखो ऐसे बढ़िया एकदम रिजर्वायर था जिसके अंदर क्या भरा हुआ था बच्चों, पानी भरा हुआ था। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ट्यूब इंसर्ट किया है, और वो जो ट्यूब है ना उसकी कुछ खास बात है। वो खास बात क्या है? R1 छोटा ले ले, R2 बड़ा ले, ठीक है। ये आपकी मान लो इस तरह की एक ट्यूब है, इसके कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स। तो जो 2 पार्ट्स है ना, उसमें जो आउटर पार्ट है दैट पार्ट इज ओपन, और इनर पार्ट जो है वो कैसा है बेटा? सॉलिड। कुछ इस तरह का केस है। ये आपका अंदर वाला पार्ट जो कैसा है बेटा? सॉलिड है। और ये आपका आउटर पोर्शन है जो कैसा है? हॉलो। आउटर पोर्शन कैसा है? हॉलो। इनर पोर्शन कैसा था उसका? सॉलिड। आउटर पोर्शन कैसा है? तो इस पोर्शन के अंदर पानी ऊपर चढ़ेगा, कितना चढ़ेगा ये बोला। क्वेश्चन समझ में आ गया? करो। मान लो ये इतना ऊपर चढ़ गया, तो हाइट कितनी मान लोगे तुम लोग? h मान सकते हो। सरफेस टेंशन मान लेना t। अच्छा, इनर रेडियस मैंने क्या बोला? R1 या R2? R1। और आउटर क्या बोला है? तो इसका अगर तुम टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा दिखेगा ना। टॉप व्यू बना रहा हूं मैं, कोशिश करना विजुअलाइज करने की। ये अंदर वाला है और ये कौन सा है? बाहर वाला। दिख गया? ये कितना रेडियस बेटा? R1, और ये वाला R2। डू इट। तो वॉल्यूम ऐड कर दिया क्या? फिर क्या किया? अरे तुमने जब वॉल्यूम लिखा तो पानी का वॉल्यूम क्या लिखा है? कैसे लिखा पानी का वॉल्यूम? ये बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसमें से छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम घटा दिया होगा ना, तो ऐसे लिखा होगा πr²h माइनस πr²h। तो एक बार R2 ले लिया होगा, एक बार R1 ले लिया होगा। ऐसे लिखा क्या तुमने वॉल्यूम? अच्छा मुझे ये बताओ, फोर्स क्या है? ऊपर क्या लग रहा है? सरफेस टेंशन ऊपर, इसकी वजह से ऊपर, और इसकी वजह से भी। इसका रेडियस मतलब इसका सरकमफ्रेंस, इसके लिए क्या लिखोगे? कितना? 2πr2। और अंदर वाली के लिए 2πr1। बोलो लिखोगे कि नहीं? तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? ऊपर की फोर्सेस क्या होगी? बोलो t इंटू, बोलो 2πr2 प्लस 2π। अरे ऐसे ही लिखा होगा यार, सबने ऐसे लिखा। आर यू श्योर?
पक्का है ना? वेरी गुड। और ये किसको बैलेंस करेगा? mg को। mg कैसे लिखोगे? v रो g। अब वॉल्यूम लिखना हमारा काम हो गया। तो ये क्या आ गया? 2 पाई इंटू टी, अंदर क्या आ गया बेटा? R2 प्लस R1, और इधर बोलो वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखूं? सिर्फ पानी का ही तो वेट बैलेंस कराना है, तो पानी का वेट निकालने के लिए क्या करोगे बोलो? बड़ा वाला सिलेंडर, तो पाई R2 स्क्वायर H माइनस छोटा वाला पाई R1 स्क्वायर H। तो क्या आ गया? पाई R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H इंटू क्या? रो इंटू जी। बोलो सही इक्वेशन है क्या? किसी ने लिखी थी ऐसे? लिखी थी इसीलिए कुछ लोगों का आंसर आया। ऐसे ही लिखी है, डायरेक्ट भी आ जाएगा तो उसमें क्या? क्या सोच के लिखा तूने बता? तुमने सीधे R2 माइनस R1 मान के कर लिया, ठीक। वो मतलब दैट इज अ मेथड जो कि हम लोग समझ के कर सकते है ना, पर जो रियल तरीका है वो तो यही है, वी रो जी लिख के 2t को बैलेंस करा दिया। यहां से क्या आ जाएगा बोलो? सॉल्व करो चलो। h की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। डू इट एवरीवन। सभी लोग, हाँ समझ आ गया? कहाँ गलती कर दी थी? लगा दिया था, यहाँ पर माइनस लगा दिया होगा। हाँ, दोनों ही ऊपर है ना बेटा, तो इसलिए ऐड हो गई। भैया जो पानी और सरफेस के बीच में जो सरफेस टेंशन है वो फोर्स कहाँ है? ऊपर लग रही है नीचे लग रही है? कंफर्म है ना ये बात सबको? और उससे किसको बैलेंस करा है मैंने? mg को। मास को लिखा v इंटू रो। प्लीज ध्यान दें। क्या? उससे क्या हो जाएगा? बहुत भारी हो जाएगा ना उससे। उसको क्या मिलता है ऐसी बातें करके? सुकून, चैन मिलता है। जल्दी बताओ आंसर यहां से। h इज इक्वल टू, बोलो बोलो कितना आ रहा है? 2t अपॉन R2 माइनस R1 टाइम्स रो जी। सबका आ गया ये? यही आपका आंसर। इट कैन बी रिमेंबर्ड एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट एज वेल। जेई मेंस के लिए आप इसे चाहें तो याद कर सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो भाई लिखा सभी लोगों ने। इसके बाद में लिखिए यूजेज ऑफ कैपिलैरिटी। यूजेज ऑफ कैपिलैरिटी हेडिंग डलेगी, यूजेज ऑफ कैपिलैरिटी। सवाल नहीं है ये, हेडिंग है। 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा, उनको प्लीज नोट कर लें। लिखाऊं? लिखो। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। तुमने देखा है कभी कि ये पुराने जो लैंप आते थे उनके अंदर क्या होता था? एक थ्रेड होता था, कपड़े जैसा होता था वो, और उस कपड़े को अपन ऐसा है ना रोल कर सकते थे, घुमा सकते थे, और वो कपड़े का एक एंड कहाँ डूबा हुआ था? तेल में। और वो तेल जो है वो धीरे धीरे बर्न आउट हो जाता था। अपन कपड़े को थोड़ा सा बाहर निकालते थे और वो कपड़ा जो है उसको जला देते थे। तो व्हाट इज दैट? दैट इज कैपिलरी एक्शन। वो क्या है? कैपिलरी एक्शन है। तो लिख लो द विक ऑफ द लैम्प, विक WICK, विक। द विक ऑफ द लैम्प retains oil, retains, retain, RETAIN, retains oil due to capillary action, due to capillary action. Next, अगला पॉइंट, ये जो अपन टावल से अपने आप को पहुंचते हैं, इसके अंदर भी वो क्या करता है? पानी सोख लेता है ना अपने अंदर। दैट इज अगेन व्हाट? लिख लो एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द बॉडी बाय टॉवल, तौलिया।
एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द बॉडी बाय टॉवल। तुम क्या बोलते हो? तौलिया बोलते हो ना। तौलिया कहाँ है? कई लोग तो गमछे से ही कर लेते एक गमछा डाला, सब जगह है ना, सब जगह मतलब कहीं भी निकल जाते हैं गमछा डाल के। अब गमछा इज रियली वेरी कूल। मैंने तो ये चीज देखी है, गमछा इज लाइक बहुत जल्दी सूख जाता है। सबसे बड़ी बात उसकी जो होती है, और उसे गर्मी में सर पे बांध लो। अब वो क्या, गमछे को ऐसा कर दिया गया कि उसको थोड़ा है ना ऐसे गांव वाला टाइप बना दिया गया। नहीं तो आप गमछे को सोचो, इट कैन बी कूल एज वेल। आप वो नॉर्मल गमछा, मतलब वो सफेद रंग का जिसमें लाल रंग की वो चेक्स बनी होती है, आप उस पर स्पाइडरमैन बना लो, आपकी पर्सनल चॉइस है। तो गमछा कैन बी कूल। कल सब गमछा लेकर आना है ना। मैं सोच रहा हूँ एक ठेला लगाऊं यहाँ पे गमछे का सब खरीद लेंगे चलो खैर, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। तुमने कभी वो भी नोटिस किया होगा, स्पंज होता है, स्पंज को रख दो, सारा पानी सोख लेता है। तो लिख लो, एक्शन ऑफ स्पंज, एक्शन ऑफ स्पंज इज अगेन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ठीक है, देखो ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सब लिखवाने के पीछे कारण क्या है। बिट्स पिलानी के अंदर पिछले 3 साल से यूजेस के सवाल आ रहे हैं, 3 साल से, आई डोंट नो व्हाई। तो क्योंकि वो उस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये चीजें भी लिख लो। याद, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब वो लोग तो इसके ऊपर भी पूछ लेते हैं कि लेंस के अंदर ये वाला पार्ट ये किस लिए काम आता है। आंख के अंदर भी घुस घुस के पता नहीं बायो के ही सवाल पूछ डाले उन्होंने, तो उन्हें पता ही नहीं लगा बायो का सवाल है कि फिजिक्स का है। तो आजकल है ना, इनकी आदत हो गई है थ्योरेटिकल सवाल पूछने की, और मेंस में भी एक आध थ्योरेटिकल सवाल आ ही जाता है, तो इसलिए अपने को ये सब आना चाहिए। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। ब्लॉटिंग पेपर जानते हो? ब्लॉटिंग पेपर इंक के ऊपर डालते हैं, सारी इंक सोख लेता है, देखा है? वो भी अगेन क्या है, कैपिलरी एक्शन। तो लिख लो, ब्लॉटिंग पेपर सोक्स इंक। ब्लॉटिंग, BLOTTING। है पहुंचा? ठीक है, बोल, तुम्हारी इच्छा है जो बोल। ब्लॉटिंग पेपर, ठीक। नेक्स्ट, पेड़ पौधों होते हैं, पेड़ पौधों में ऊपर तक मॉइस्चर कहां से आता है? बारिश गिरती है तो रोक थोड़ी लेते हैं वो पानी को वहां पर, कि बारिश गिर गई आज पत्ती पे, मैं इस पानी को पी जाता हूं। ऐसे नहीं होता। कहां से आ रहा होता है वो? जड़ों से आ रहा होता है। ठीक है, तो लिख लो, रूट हेयर्स ऑफ प्लांट्स। तुम लोग यार जान करके ऐसे वर्ड जोर से बुलवाते हो जो बोलने में दुख होता है। द रूट हेयर्स ऑफ प्लांट्स, गंदे लोग यार तुम। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल। The root hairs of plants draw water from the soil through capillary action. Through क्या? Human body? मतलब ह्यूमन बॉडी को अभी बीच में नहीं ला रहे अपन, है ना, वो बायोलॉजिकल है, अपने सिलेबस का पार्ट। कहां से पानी आता है इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे। पता नहीं क्या हो क्या जाता है तुम लोग, पानी साले पीते हैं खाली मुंह से, दैट्स इट। बॉडी में एब्जॉर्ब कहाँ होता है पानी? क्या बोला ये? क्या बोल रहा है? हाँ चलो आ जाओ, है ना। लिखो, हैंग डालो सब लोग, विस्कोसिटी। क्या? अरे अब शांत बस। विस्कोसिटी की स्पेलिंग नहीं पता लोगों के? बहुत ही शानदार, आइए। क्या?
विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वाला पार्ट खत्म हो चुका है, नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू विस्कोसिटी। अरे इतनी बातें क्या कर रहे हो, चलो। अबे विस्कोसिटी क्या है, क्यों है, सुन लो। तुम लोगों ने नोटिस किया है ना, ये अपन ने पानी वानी लिया है, इसको ऐसे हिला के छोड़ दो, थोड़ी देर में रुक जाता है ना, रेस्ट पे आ गया ना। ऐसा थोड़ी है हिलता रहा, एक बार छोड़ दिया हिला के बस अब हिलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अरे वो तो उससे क्या हो जाएगा, मतलब जो नॉर्मल कंडीशंस है उनकी बात कर रहे हैं। अरे सुन लो ना यार, वो तो जनरली हिल रहा है क्योंकि मैं हिल रहा हूँ। अब सुन, अब ये जो पानी है इसको अपन ने ऐसे जोर जोर से हिलाया, क्या परमानेंटली ऐसे जोर जोर से ही घूम रहा है क्या? नहीं ना, इट कम्स टू रेस्ट एट एन इंस्टेंट, आता है कि नहीं? दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन लगा? और वही फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? विस्कोसिटी। अब बता, पानी ज्यादा विस्कस या हनी? मतलब जो भी ज्यादा थिकर होगा वो उतना ज्यादा विस्कस होगा। What the hell is going on, dudes? What is wrong with you people? तो लिख लो, विस्कोसिटी इज बेसिकली, जल्दी जल्दी, विस्कोसिटी इज बेसिकली फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड के अंदर अलग अलग लेयर्स का जो फ्रिक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा नाम ये? अब नाम है तो मैं क्या करूं यार, नाम ही तो रखा है। ठीक है ना, तो लिखिए इसके अंदर, आगे लिखें, दिस इज एक्चुअली द फोर्स, दिस इज एक्चुअली द फोर्स between two layers of the liquid, between two layers of the liquid, and it comes into action. This is actually the force between two layers of the liquid, and it comes into action, and it comes into action when a layer of fluid, when a layer of fluid slips, when a layer of fluid slips or tends to slip, or tends to slip on an adjacent layer, on an adjacent layer in contact, or tends to slip on an adjacent layer in contact, full stop। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, जैसे अपन लोग फ्रिक्शन पढ़ते थे, फ्रिक्शन में क्या होता था, अपन ने एक मास रखा और क्या बोलते थे कि जो सरफेस है ये कैसी है, रफ, बोलते थे कि नहीं? और अपन लोग क्या बोलते थे कि फ्रिक्शन जो है वो किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को। याद है, याद आ रहा है ना, वही वाली कहानी यहाँ पे। तो जैसे हमने ब्लॉक को आगे चलाया तो ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में क्या हुआ? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन हुआ तो फ्रिक्शन कहाँ लगा? पीछे। कुछ याद आ रहा है? वही कहानी यहाँ पे। इस बार क्या होगा? लेयर्स ऑफ द लिक्विड होंगी। भाई ये वाली कहानी चेंज होके जो हम लोग बॉडीज के अंदर लगा रहे थे वो अब किस में चला गया? लिक्विड में। और जैसे ही लिक्विड में गया तो कहानी क्या हो गई उसकी? चेंज हो गई। ये अलग अलग लेयर्स हैं, एक के नीचे एक जमी हुई। ठीक है, ये इस तरह से एक और लेयर है इसके नीचे, है ना? फिर इसके नीचे एक लेयर और आ जाएगी। तो देयर आर n नंबर ऑफ लेयर्स। किसकी? पानी की। देख पा रहे हो? ऐसे एक के नीचे एक क्या जमी हुई है बेटा? लेयर वाइज है। पहली टॉप लेयर, बॉटम लेयर, बॉटम बॉटम बॉटम, ऐसे नीचे आते जा रहे। वैसी बहुत सारी लेयर्स होंगी। ये वाली जो लेयर्स हैं इनके बीच में जब क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है। जब क्या होता है इनके बीच में? रिलेटिव मोशन। यानी मान ले ये v वेलोसिटी से कोई भी लेयर आगे जा रही है, तो अगर इस लेयर के आगे जाने पे ऊपर वाली जो लेयर है इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? रिलेटिव मोशन हो जाएगा। वो जो रिलेटिव मोशन है उसके कारण जो फोर्स जनरेट हुई वो वाली फोर्स क्या कहलाई? विस्कस फोर्स। वो वाली फोर्स क्या कहलाई? विस्कस फोर्स। और वो जो फिनोमेना है उसको क्या नाम दिया? विस्कोसिटी। कुछ बातें समझ में आई है? विस्कोसिटी की फील आ रही है?
कि विस्कोसिटी होती क्या है ना? तुम्हें पता होगा, देखो रियल में तो पानी की डेंसिटी हर पॉइंट पर सेम नहीं होती ना, जैसे जैसे नीचे आते हैं क्या होता है, बढ़ती है घटती है, बढ़ती रहती है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होगा। वाटर इज मैक्सिमम डेंसिटी एट व्हाट, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, ये सब चीजें तुम्हें पता होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी और दुनिया भर की बातें और सब कुछ। तो अगर हम इन सब चीजों की बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि देयर आर वेरियस लेयर्स, पानी के अंदर भी क्या है, अलग अलग लेयर्स हैं, और उन लेयर्स के बीच में क्या करवाना है आपने, वो रिलेटिव मोशन। वो जो रिलेटिव मोशन हम लोगों ने कराया, उस रिलेटिव मोशन के कारण जो फोर्स आई, दैट फोर्स इज विस्कस फोर्स। कौन सी फोर्स है? अच्छा बता, टेंजेंशियल होगी या नॉर्मल होगी? टेंजेंशियल होगी। अगर मान ले इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तो ऑपोजिंग फोर्स होगी वो पीछे लगेगी। कुछ फील आ रही है इस बात की? 100%। तो यू हैव टू चेक व्हाट, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स। समझ पा रहे हो? आगे लिखो इसमें, अभी ये बनाना मत, मैं बनवाऊंगा अभी। आगे लिखो, द टू लेयर्स exert tangential force on each other. The two layers exert tangential force on each other. The two layers exert tangential force on each other, which tries to oppose the relative motion. Which tries to oppose the relative motion between them. Which tries to oppose the relative motion between them. ठीक है? Which tries to oppose the relative motion between them. Full stop. This property of a fluid is called, बोलो, viscosity. This property of a fluid is called viscosity. और fluid friction. And the force between the layers is called बोलो, कौन सी फोर्स? विस्कस फोर्स, VISCOUS. And the force between the fluids is called viscous force. समझ में आया सभी को? एग्जाम्पल लिख लो, a shaken liquid comes to rest in some time. A shaken liquid, shaken, SHAKEN, a shaken liquid comes to rest after some time. समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये यहाँ पर भी है ना, न्यूटन साहब ने ही हाथ पैर मारे थे, ये विस्कस फोर्स भी उन्होंने ही निकाल के दी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, है तो है कुछ भी यार, अब तो है, अब ठीक है, अब क्या करो यार, न्यूटन साहब थे तो अब महान, ऐसे नाम नहीं भी बताओ तो भी चलेगा, है ना? तुमने ऑप्टिक्स में पढ़ लिया न्यूटन फॉर्मूला, XY बराबर F² वाला, है ना? मतलब कहीं कुछ छोड़ा नहीं, वहां भी ले, बड़ी बॉडीज पर तो एक्सपेरिमेंट करूंगा ही, एटम मॉलिक्यूल में भी घुसे पड़े। कॉर्पस्कुलर एक्सपेरिमेंट पता होगा ना तुम्हें, चेंज इन मोमेंटम लाइट का कैलकुलेट किया था, तो माने थोड़ी था कहीं भी, हर जगह लगे पड़े थे। चर्च है भाई साहब उनका, ऐसे मजाक थोड़ी है न्यूटन साहब, हैं? क्या बोल रहे हैं? बीवी बच्चे? पता नहीं यार, मैंने उनकी लाइफ के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं, बस ये पता है मतलब ऐसे चोरी वोरी बहुत करते थे। आज चोरी नहीं कर सकता क्या आदमी? इंसान थे। ये मान लो कौन सी एक्सिस Y और ये मान लो कौन सी एक्सिस, लेट्स से दिस एरिया इज A, इसका ये जो तुम्हें एरिया दिख रहा है क्रॉस सेक्शन, ये क्या है बच्चों? A। ठीक है, तो इन सब चीजों को है ना ग्रेडियंट के ऊपर डिफाइन किया गया। किस पे डिफाइन किया? ग्रेडियंट पे। तो लिख लो जल्दी से एक लाइन लिखेंगे नेक्स्ट, नहीं ये बना के नहीं, वैसे ही लिख लो, बाद में बनवाऊंगा। लिखो एक लाइन, द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर ऑफ अ फ्लूइड, the force acting on any layer of the fluid is given by
गिवन बाय, कुछ इस तरह से बोला उन्होंने कि फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या बोला उन्होंने? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। साथ में उन्होंने बोला दिस फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब डीवी अपॉन डीवाई। किसी भी चीज का ग्रेडियंट क्या होता है? उसको किससे डिवाइड कर दो? डिस्टेंस से। बताया था ना मैंने, किसी भी चीज का अगर ग्रेडियंट निकालना हो तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा? dp बाई डी एक्स। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? dv बाई डी एक्स। फोर्स ग्रेडियंट क्या होगा? df बाई डी एक्स। तो ये होता है ग्रेडियंट, ठीक है। तो dv बाई dy मतलब क्या है इसका? सुने कि जैसे मान लो अपने पास में एक जहाज जा रहा था, बहुत बड़ा जहाज, कुछ इस तरह से पानी वानी भरा हुआ था, और ये जो पानी है इसके अंदर एक ऊपर क्या तैर रही थी? आज जो तुम्हें तैराना है तैरा लो, नाव है, ठीक है। बस बस उड़कर नहीं तैर रहा बेटा, तैर रहा। बाकी वो तो तुम्हें पता ही होगा ना कि जो चौका उड़ते हुए जाता है उसे क्या कहते हैं? छक्का कहते हैं। खैर बेटा इसे माइक का होल्डर बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ इसे कुछ और बोलते हैं क्या? तू जिस क्लास में पढ़ रहा है ना उसको पास कर चुका हूं। इसका एरिया क्या मान लिया अपन ने? ए मान लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और वेलोसिटी क्या मान ली बेटा? v, ठीक है। मान ले ये टोटल जो है y नीचे था, कितना नीचे था? y ये मान ले सी बेड है, तो हाइट क्या है यहां से लेके यहां तक की? y है। तो dv बाई dy समझ में आ गया? वेलोसिटी ग्रेडियंट इस तरह से लिखा जाता है, समझ गए? तो f वाज प्रोपोर्शनल टू एरिया, f वाज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। साथ में अब अगर इनको कनेक्ट करना है तो इक्वालिटी लगाऊंगा। अब अगर इक्वालिटी लगाऊंगा तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आना चाहिए। वो कांस्टेंट आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और उसको बोलते हैं ईटा। n याद है? बनता क्या है वो? n, और बोलते क्या उसको? ईटा। तो क्या करो, ये लिखा क्या तुम लोगों ने? नहीं लिखा है अभी? कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो ये वाला डायग्राम बनाओ। वो वाली लाइन लिखनी है, फोर्स वाज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू, हाँ, फोर्स इज गिवन बाय वाली। उसके बाद में ये वाला डायग्राम बना लो। मेक दिस डायग्राम। क्या होया? हाँ वाई क्या है? हाँ डेप्थ है ना, बिल्कुल वाई इज द डेप्थ। ये एकदम सी बेड आ गया आपका। डायग्राम डन। इसके बाद में दोनों इक्वेशन लिखो, और फाइनली दोनों को रिलेट करके क्या लिख सकता हूं? F इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ईटा ए dv अपॉन dy। सर माइनस क्यों आ गया? बोलो बोलो। हाँ, अब खुद ही से एक बार आंसर भी देने की कोशिश करें कि माइनस साइन क्यों आया होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है विस्कस फोर्स। कई लोग इसे एफ वी से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एफ वी। हियर ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, नहीं बेटा विस्कोसिटी। ठीक है, सिंपली विस्कोसिटी भी बोल देते हैं कुछ लोग इसे, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोल देते हैं। डन।
आगे बढ़ा जाए। अरे हो गया ना, ये डायग्राम बना लिया, फॉर्मूला लिख लिया, ईटा के डायमेंशन निकाल के दिखाओ जल्दी से। आईआईटी का फेवरेट है ये, हर साल आ ही जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। जल्दी से इसकी डायमेंशन निकालो ईटा के। फोर्स के डायमेंशन नहीं पूछ रहा, ईटा के पूछ रहा हूं। अब ये मत बोलना सर पहले फोर्स, एरिया और इसके तो बताओ। ये क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ईटा। करो, हवा में नहीं होता सॉल्व, कलम चलाओ। ये ऐसे करने से नहीं आता ये। कोई रेज आती होंगी ऊपर से, है ना? ml-1 t-2। और कोई ml-1 t-3, ml-1 t-1 जी। और कोई ml-3 हवा में बोल रहा है क्या? अरे यार वैल्यूज पुट करके निकाल लो ना, तुम पता नहीं क्या करते रहते। चलो बताओ यार, तुम में से कोई बोला है क्या HC वर्मा? कोई बात। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, ईटा के डायमेंशंस कैसे निकाले? F इज इक्वल टू क्या लिखा है? ईटा A dV अपॉन dy। अच्छा एक चीज सुन लो यार, V का मतलब क्या? वेलोसिटी है। Y का मतलब डिस्टेंस है। A का मतलब एरिया है और F का मतलब फोर्स। फोर्स होता है MA। MA का मतलब क्या हो गया? mlt-2 इज इक्वल टू, माइनस से कोई लेना देना है क्या? ईटा टाइम्स A का मतलब क्या बेटा? L²। वेलोसिटी का मतलब LT-1 डिवाइडेड बाय Y का मतलब क्या बेटा? L। सबको देखा? L और L क्या कैंसिल हो जाएंगे? अच्छा यहाँ L² और यहाँ पे L, क्या ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे? और कुछ कैंसिल होगा क्या? ये -1 और ये -2, क्या -1 रह जाएगा? आर यू श्योर? वेरी गुड। अब क्या बचा? M, L नीचे फिर ऊपर L-1 और क्या बचा? T। बचपन में जब आप लोग छोटे थे तो आप लोगों को ये वाली चीज निकलवाई गई थी एक स्टोक्स फॉर्मूला से, 6 पाई ईटा RV F इज इक्वल टू फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। याद आया? हाँ, बचपन में मतलब 11वीं की बात कर रहे हैं, जब आपको यूनिट डायमेंशन पढ़ाया गया था, तब भी आप लोगों से ईटा के डायमेंशन निकलवाए थे और उस समय एक फॉर्मूला बोल दिया था। निकलवाए थे? नहीं निकलवाए। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं निकल पाए तो हम लोग वहां पर बताते हैं एक स्टोक्स लॉ होता है, उसके थ्रू वो डायमेंशन निकालना। ठीक है, वो अभी वापस आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर वहां सिर्फ डायमेंशन निकालने के काम आता है। तो ml-1 और t-1 आर द डायमेंशंस। पता नहीं क्या क्या ला रहे थे तुम आंसर, -2 -3। -3 कहां से ले आया भाई? हो क्या जाता है मतलब ऐसी गलती? देखो जेई वालों के फेवरेट डायमेंशन बता दूं मैं। एक तो ये कैपिटल G, क्या? एक H प्लैंक्स कांस्टेंट, चलो कोई बात नहीं। G हो गया, H हो गया, और कौन सा होता है भाई साहब? ईटा मनी है। ठीक है, ईटा नहीं है, ईटा। अरे दिस इज नॉट ईटा। अच्छा इसके अलावा एक और सुना होगा तुमने, K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K फॉर कोटा, N फॉर नोटा, S फॉर होटा और G फॉर गोटा। बहुत बढ़िया है ना? तुम है ना यहाँ ध्यान दो, है ना, बकवास मारते रहते हो। चलो ये चारों डायमेंशन है ना, रटे हुए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें रट लेना। अरे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यार, इलेक्ट्रो खत्म हो गई, पूछ रहे हो K क्या है? अच्छा इलेक्ट्रो अभी आई नहीं है, सॉरी। नहीं, वो हर साल ऐसा होता है ना कि ये वाला चैप्टर हम लोग तब पढ़ा रहे होते हैं। अरे ये वाला चैप्टर, अरे ये चैप्टर क्या तब आता है, एकदम एंड में पढ़ाते हैं। तब तक क्या इलेक्ट्रो सब खत्म हो चुकी होती है। स्प्रिंग,
अच्छा और भी काम आता है, एप्सिलॉन नॉट काम आता है, म्यू नॉट काम आता है, ये तो पढ़ा होगा ना, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी। चलो इसके बाद में हाँ ईटा, ईटा के लिए हम लोग कुछ बातें लिखेंगे, लिखिए। अच्छा माइनस साइन सबको आया? माइनस क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है ये किसके ऑपोजिट लगती है हमेशा? रिलेटिव मोशन के उल्टा, ठीक है। लिख लेना चाहो तो द माइनस साइन इज बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन टू रिलेटिव मोशन, ऑलवेज लिख लो, ना हो रहा नहीं तो तुमसे सब लिख लिया करो। लिखिए इसके बाद में विस्कोसिटी अपने ज्यादा काम की होती है, इसीलिए उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमें जरूर से पता होने चाहिए। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए थ्योरी क्वेश्चन बनने की बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम लोग लिख लेते हैं, लिखिए विस्कोसिटी के बारे में लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ विस्कोसिटी, ईटा के बारे में लिखते रहना। 3-4 चीजें बताऊंगा, लिख लो चुपचाप। लिखाऊं? लिखो। Eta depends on the nature of fluid. Eta depends on nature of fluid. नेक्स्ट पॉइंट, मतलब फ्लूइड कैसा है उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, और ये तुम्हें पता ही है कि हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, है ना, वही वाली चीज। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फ्लूइड। अच्छा अगला सुनो, नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी वैल्यू एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है, ये फॉर्मूले में आ रहा है ना। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, V इक्वल्स टू आई आर, सुना तो होगा बचपन में। जैसे रेजिस्टेंस जो है वो आपके कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, वो वोल्टेज और आई पे डिपेंड नहीं करता, है ना। तो R इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। उसी तरह से जो ईटा है ना, ये भी कैसा होता है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट, नेचर ऑफ द फ्लूइड, ना एरिया पे और ना ही वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, ठीक है। तो लिख लिया आपने, डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया एज वेल एज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। नेक्स्ट लाइन, अगला लिखें, डायमेंशंस तो आपने लिखी ली, है ना। नेक्स्ट लाइन में लिखें, इट्स एसआई यूनिट इज पॉइज़ुली। स्पेलिंग बोलूंगा मैं, टेंशन मत लो। स्पेलिंग लिखें, POISEU, हाँ, ILLE, पॉइज़ुली, POISEUILLE, पॉइज़ुली। इसे शॉर्ट में अपन पॉइज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पॉइज, समझ गए। इट्स SI यूनिट इज पॉइज़ुली एंड CGS यूनिट इज poise, and CGS unit is poise। अरे SI यूनिट तो क्या हो गई, पॉइज़ुली, और CGS यूनिट क्या हो गई, poise, POISE। नाम छोटा करके CGS यूनिट बना दी, ठीक है। अच्छा यूनिट लिख सकते हो ईटा की क्या आएगी? वो तो डायमेंशन लिखे थे, यूनिट बता सकते हो? बोलो यूनिट क्या आएगी? kg पर मीटर पर, ऐसे लिख दूं, kg मीटर सेकेंड, है ना, kg पर मीटर सेकेंड, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा इसकी तेरे को CGS बनानी है, ये कौन सी हो गई, ऐसा है, CGS बना, बोलो, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, पक्का। अच्छा अब मान ले मैं फोर्स को लिखूं न्यूटन में, तो फिर चेंज होगी क्या आ जाएगी, बोल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, और उसमें भी अपॉन क्या है, मीटर। बोल आएगा कि नहीं?
तो और कैसे लिख सकते हैं, लिख लो उसको, ये दोनों लिख लो, SI और CGS, और इसके बाद में लिख लो क्या बचेगा, क्या बताना एक बार। अगर न्यूटन में इसको रिप्रेजेंट करूं, न्यूटन और डाइन में, क्या बचेगा देखो, न्यूटन अपॉन और क्या लिखा है बेटा, मीटर स्क्वायर इनटू क्या है, मीटर पर सेकंड, अपॉन अगेन क्या है, यही तो है, नहीं अपॉन मीटर ऊपर है, एक और मीटर है ना, ऐसा है ना, तो m से m कट गया, तो अपने पास में क्या बचा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब इसे डाइन में और लिखना है तो और कैसे लिख सकता है, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अबे सिर्फ यूनिट लिख रहा हूं, कन्वर्ट नहीं कर रहा, कन्वर्जन फैक्टर नहीं लगा रहा है यहाँ पे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट द यूनिट, नथिंग एल्स। ऐसे नहीं कि सर 10 की पावर 5 भी लिखो, तो फिर सेंटीमीटर मीटर भी तो कन्वर्ट करवा। अच्छा अच्छा ठीक है, अरे काहे मजे ले रहे हो बच्चे के, मैंने तो नहीं लिए भाई, है ना। चलिए लिखे इसके बाद में, अच्छा ये लिखिए ये सब। अब जो एक पॉइजूली होती है ना, उसमें 10 पॉइज होता है, एक पॉइजूली में कितने पॉइज, 10 पॉइज, तो लिख लो 1 पॉइजूली इज इक्वल टू 10 पॉइज, 1 पॉइजूली इज इक्वल टू 10 पॉइज। ठीक है, और ये जो अपन लोग पॉइजूली जो बोल रहे हैं, है ना, यही इसकी असलियत के अंदर जो SI यूनिट है वो है, और इसकी वैल्यू, क्योंकि जो अपन ये जो 10 पॉइज जो बोल रहे हैं ना, इसको 10 पॉइज को ही अपन लोग स्टैंडर्ड बना लेते हैं, 10 पॉइज जो है ना, अपन उसी को स्टैंडर्ड बना के चलते हैं। तो एक लाइन और लिख लो, लिखिए, इट्स SI यूनिट इज ऑल्सो नोन एज डेकापॉइज, इट्स SI यूनिट is also known as decapoise। और क्या नाम दिया गया बेटा इसको, डेकापॉइज। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स is much greater than that of gases। is much greater than that of gases, करीब करीब 100 गुना ज्यादा होती है। कितने गुना होती है, 100 गुना। तो चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में 100 टाइम्स मोर। सभी लोगों ने लिखा, एवरीवन हैज रिटन एवरीथिंग। नेक्स्ट, चलो अगला लिखो, क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए, देखो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर अगर इस चैप्टर से आता है ना, डायग्राम वाइग्राम बना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, तो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लिखो, अ बोट ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर, अ बोट ऑफ एरिया 10 meter square floating on the surface of a river, floating on the surface of a river is made to move horizontally with a speed of 2 meter per second, with a speed of 2 meter per second by applying a tangential force, by applying a tangential force, full stop। आगे, if the river is 1 meter deep, if the river is
1 meter deep and the water in contact with the bed is stationary. If the river is 1 meter deep and the water in contact with the bed मतलब नीचे पहुंच गया एकदम, with the bed is stationary, find the tangential water find the tangential force needed to keep the boat moving with a constant velocity. ठीक है, मतलब जो ऊपर जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी वाली वेलोसिटी से वो हमेशा जाती रहे. आगे लिख लें, पानी की जो विस्कोसिटी है, बहुत बढ़िया. आगे लिख लें इसमें विस्कोसिटी ऑफ वाटर आपको दे रखी है, ईटा दे रखा है, मतलब अबे सीधे ईटा की वैल्यू लिखो ना, पूरा लिख रहे हो विस्कोसिटी ऑफ वाटर. ईटा क्या हो जाएगा, लिख लो 0.01 पॉइज. करो. क्वेश्चन करें. हाँ, कितना है बेटा? 0.2. गलत जवाब है. भाई साहब, पॉइज में दे रखा है, यानी आपको कौन सी यूनिट दे रखी है? CGS. ध्यान से उसे ऐसा ही में कन्वर्ट करो, अपने आप आंसर आ जाए. बावड़ा हो गया. हाँ, 0.02 इज राइट. ये वहां से पूछ. बॉक्स थोड़ी है, पर्स है. ये बॉक्स है, पर्स बोलते हो ना इसको, पाउच बोलते हो. ओ माय गॉड, ना पर्स ना बॉक्स ले, ये तो पाउच है, वो जो ऐसे कोने में दबा के निकल जाए. क्या बोल रहे हो बे? आउच. हाँ जी, हो गया, क्वेश्चन हो गया. ऐसा यूनिट में चेंज किया नहीं किया? CGS को SI में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? डिवाइड करना पड़ रहा है. हाँ, तो 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई भी तो बोल सकते हो. हाँ, 1/10 भी बोल सकते हो. बोलो क्या आया? फॉर्मूला लगाओ यार. अरे दिस इज अ रियली इजी क्वेश्चन. देख, फालतू इतनी सारी कहानी लिखी है, वो जो सब कहानी है इट इज परफेक्ट कहानी. तो dv/dy कितना हो गया? तेरे को बेड तो रेस्ट पे दे ही दिया, तो dv क्या होगा? 2. अगर बेड की कुछ वेलोसिटी दे देते तो अपन चेंज निकालते उसी के हिसाब से. तो यहाँ पर क्या हो गया? dv की वैल्यू आ गई 2 - 0, मतलब कि कितना? 2 मीटर पर सेकेंड. आगे की कहानी बोल. f का फॉर्मूला क्या होता है? -eta dv/dy. वैल्यूज बोलो, क्या क्या दिया हुआ है बोल. माइनस टाइम्स. अच्छा, ईटा कितना है? 0.01 गिवन है ना? 0.01. ये क्या है? पॉइज. किस में कन्वर्ट करना है? पॉइजुली में करना है, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं? ऐसा यूनिट. अच्छा, मेरे को क्या पता है? 1 पॉइज इज व्हाट? 1 पॉइजुली इज 10 डेकापॉइज. ये बात पता है ना? तो 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं. ओके, मल्टीप्लाइड बाय एरिया बोलो. 10 मीटर स्क्वायर. वो तो मीटर में ही था, सेंटीमीटर में था? मीटर में. मल्टीप्लाइड बाय dv/dy. 2 अपॉन. एनी प्रॉब्लम? क्या बच रहा है? ये तो कट गया, 0.02 आ गया. समझ पा रहे हो? दैट्स इट. ठीक है. अच्छा, फोर्स की यूनिट तो पता होगी क्या?
अबे सिर्फ न्यूटन, पर कहां से आ गया इसमें? ओनली न्यूटन। समझ रहे हो ना? ये माइनस साइन तो अपने ऊपर है, लगाओ मत लगाओ अपने को पता है, वो तो पीछे जा रहा है। तो ये फॉर्मूला जो है ना, इसको कुछ लोग जनरल लिखने के लिए मॉड लगा देते हैं, तो उसको देख के डरना मत अगर पॉजिटिव भी दे दें तो। उसका क्या मतलब है? फॉर्मूले में क्या लगा हुआ था? मॉड्यूलस लगा के दे दिया है। चलो अगला करते हैं, लिखो। फाइंड बीटा। क्वेश्चन खत्म। आप बना रहा हूं डायग्राम। अरे इसमें बात क्या कर रहे हो? देखो हुआ क्या है, सुनो। पानी बह रहा है, देख पा रहे हो? पानी इस तरह से आ रहा है और इसके ऊपर क्या थी बेटा? ए एरिया वाली बोट, ठीक है। ये वाली थिकनेस क्या दे दी पानी की लेयर की? डी। लिखो फाइंड बीटा। ये बढ़िया कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से नीचे आ रही है, ये ऐसे पानी है, इसकी वेलोसिटी क्या दे दी अपने को? v नॉट। जल्दी बताओ ईटा। हाँ? मतलब इसको एक काम करो ना, इसको क्यूब मान लो जिससे मास वास लिखने में दिक्कत ना है। क्या? इसको क्यूब मान लो, क्यूब। ये इसको क्यूब मान लो जिससे एरिया वेरिया लिखने में तुम्हें दिक्कत नहीं है। क्यूब मान लो ए साइड का है ना, तो इस पर कैसे बना? डब्बा बना लो तुम लोग एम मास वाला, जैसे अपन बनाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, उसमें साइड मिटा दे और ऐसे कर ले। क्यूब है ये साइड का, करो। ईटा की वैल्यू निकाल दो जल्दी से। क्या? एम मास का दे रखा है ना, ले मास ही ले लो, हटा। फिर तुम वॉल्यूम इनटू रो करते रहोगे, ए क्यूब रो लिखोगे। अब तुम्हें मास लिखना आता है ना, ए क्यूब रो। अगर मैं ये मास नहीं भी देता तो मास लिख सकते थे क्यूब का। अगर डेंसिटी दे देता तो कैसे लिखते? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आता है ना सबको? कर दो जल्दी से। कितना? एच क्या है? डी बाय, हाँ सही है, वेरी गुड। अरे वो डी काम आएगा ना यार वेलोसिटी ग्रेडियंट में। परफेक्ट। अरे फोर्सेस ही तो बैलेंस करनी है यार। नीचे क्या लग रहा है उस मास के ऊपर? मैंने बोला ना वी नॉट कांस्टेंट है। बिल्कुल सही। मेक कंपोनेंट्स ऑफ mg। तुमने तो ग्रेविटी एब्सेंट मान ली, विस्कस फोर्स आ गई तो दुनिया में भूल ही गए कि ग्रेविटी लगती भी है। पढ़ा लिखा करो यार तुम लोग, है ना? बिल्कुल पढ़ते नहीं हो। यस सर, थैंक यू सर, बोलने में एकदम आगे रहते हो। कितना? हाँ सही है। देखो यार ये आंसर सबका आना चाहिए। हाँ आंसर वही है जो तुम लोगों ने निकाला है। एक चीज बता, नीचे क्या लग रहा है? चलो बातें नहीं, नीचे क्या लग रहा है बोल? mg का एक कंपोनेंट। mg का कौन सा कंपोनेंट? mg मैंने नीचे बनाया यहाँ पर और यहाँ पर, उसके कितने कंपोनेंट्स किए? दो। क्या ये एंगल थीटा होता था? ये एंगल अगर थीटा तो ये क्या हो गया? mg cos थीटा, और ये क्या हो गया? mg sin थीटा। पक्का? इसको कौन बैलेंस कर रहा है? पीछे की विस्कस फोर्स।
भाई अगर ये दोनों आपस में बैलेंस ही नहीं है तो तुम ही लोग मेरे को बता दो छोटी सी बात कि फिर नेट फोर्स जीरो कैसे होगी, और नेट फोर्स अगर जीरो नहीं होगी तो फिर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। और मैंने तुम्हें क्या बोला कि ये हमेशा कितनी वेलोसिटी से नीचे आना चाहता है, वी नॉट से। तो इन दोनों फोर्सेस को क्या करा दे, बैलेंस। mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, fv। लिख दो जल्दी से, बता दो क्या आ रहा है। mg sin थीटा इज इक्वल टू fv क्या हो जाएगा, माइनस ईटा टाइम्स a dv अपॉन dy। क्या यही पढ़ा है हमने? लिख दो अब वैल्यू, सब तो गिवन है। v की जगह क्या v नॉट आ जाएगा, तो v नॉट अपॉन y हो जाएगा। और अगर मान लो तुम्हें डेंसिटी और वॉल्यूम के लिए हिसाब से दे दिया जाए तो मास वैसे लिख सकते हो। तो मास की जगह अभी तो मास ही रहने दो, d ऊपर उछाल दो, d की वैल्यू d है ना, y की जगह पर क्या आएगा, d। तो d इंटू डी कितना हो जाएगा, बावड़े हो गए क्या, कुछ भी मतलब d इंटू डी कर रहे हो। मैं तो देख रहा था कितने लोग जाग रहे हैं, तो बोलो ईटा इज इक्वल टू व्हाट, mg साइन थीटा इंटू व्हाट, d डिवाइडेड बाय बोलो a स्क्वायर, छोटा a स्क्वायर इंटू वी नॉट। सबका आया क्या, काफी लोगों ने आंसर निकाल लिया था इसलिए ठीक है चीज। अरे आ रहा है ना यार। हाँ, अब इसके अंदर सुनो क्या चेंजेस हो सकते थे अगर मास आपको गिवन नहीं होता और क्या गिवन होती, डेंसिटी। तो क्या साइड दे रखी है क्यूब की, तो क्यूब की साइड दे रखी है तो मास की जगह क्या आ जाता, ए क्यूब इंटू रो लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो इन सच अ केस मास विल बी इक्वल टू ए क्यूब टाइम्स रो। पक्का? अरे लिख पाओगे ना, वेरी गुड। नेक्स्ट छाप लो, जाए क्या, टाइम हो गया क्या, 6:55 हुआ है यार, स्टिल 15 मिनट्स आर लेफ्ट। 15 मिनट तो बहुत होता है। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, STOKES, ये लगा हुआ है ना सिलेबस में, फ्लूइड लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ, लिखा ही हुआ नहीं है तो नहीं आ रहा होगा, तो फिर कैसे आएगा, है ना। चलो यहाँ चलो हेडिंग डाल लो, स्टोक्स लॉ, STOKES, स्टोक्स लॉ, STOKES, स्टोक्स। स्ट्रोक नहीं है, स्टोक है। ये बेसिकली अपन ने क्या किया ना, एक ऐसा लॉ निकाल लिया जो कुछ पर्टिकुलर बॉडीज के लिए था, ठीक है। तो अरे सुन लो, तुमने नोटिस किया होगा ना, बॉल होती है पानी के अंदर, बॉल को डाल दो तो अपने आप घूमने लगती है, बहते हुए पानी में डाल दो तो, किया है नोटिस भाई। बॉल को आप, पानी बह रहा है, उस बहते पानी के अंदर बॉल को गुड़का दो तो बॉल भी पानी के साथ साथ रोल करते हुए आगे बढ़ने लगती है ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ वो वाली बॉल जो पानी में डूब गई, प्लास्टिक की बॉल नहीं बोल रहा जो तैर गई, तैरने वाली बॉल की बात नहीं कर रहे। शांत रहो यार, है ना, ये भाई साहब अलग दुनिया में चले जाते हैं। देखो, वी आर नॉट लिविंग इन अ मैट्रिक्स, दिस इज नॉट इंसेप्शन, दिस इज रियल वर्ल्ड। तो होता क्या है, अपनी दुनिया के अंदर प्लास्टिक जो है वो डूबता नहीं है, अनलेस उसके अंदर किसी ने छेद ना कर दिया हो। अब शांत। तो होता क्या है, तो देखो होता क्या है कि जैसे क्या हुआ, आपने मान लो एक कॉक बॉल ले ली, स्फेरिकल शेप की होती है। स्फेरिकल बॉल को आपने पानी के अंदर रख दिया और पानी जो है वो क्या कर रहा है, बह रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, कॉक बॉल भी रोल करने लग जाती है, अगर आपने कभी नोटिस किया। तो वो जो बॉल आपकी रोल की ना, वो किस कारण रोल कर रही है। देखो, ये मान लो अगर बॉल है पानी के अंदर डली हुई, तो अरे शांत रहो, तो देखो ये पानी की लेयर्स ऐसे हो जाएंगी ना इस बॉल के चारों तरफ, बोलो बे, ऐसी हो जाएंगी ना। अरे बॉल क्या जगह तो लेगी ना बॉल, तो जो जगह बॉल ने ले ली ना, उसके अलावा जो जगह है वो क्या कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। यार एक तो तुम बकवास वाले इतनी करते हो ना, बॉल हवा में नहीं है, वो पानी में है। दीज आर ऑल वाटर लेयर्स। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि इन वाटर लेयर्स के अंदर, ये जो वाटर लेयर्स हैं इनके अंदर फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण एक रिलेटिव मोशन आएगा और उसी के कारण आपकी जो बॉल है या वो रुक जाएगी या वो आगे बढ़ जाएगी। तो देयर कैन बी मेनी कंडीशंस, ठीक है। तो लिखो स्टोक्स लॉ के अंदर, लिखिए। अभी बनवा रहा हूँ, रुक जाओ, पहले लिख लो जो लिखा रहा हूँ, बाद में बनाएंगे।
लिखिए, when a body moves through a fluid, when a body moves through a fluid, then the fluid in contact is dragged with it. Dragged, वो भी घसीट के आ जाता है आगे. Is dragged with it. Is dragged with it. Full stop. ठीक है? Fluid in contact is dragged with it. आगे लिखें. Thus a relative motion in the fluid layers is developed. Thus a relative motion in the fluid layers is developed, and a viscous force opposes the motion of this spherical body. ठीक है? Full stop. The magnitude of this force is dependent on the shape and size of the body. The magnitude of this force is dependent on the shape and size of the body. And the speed and viscosity of the velocity of the viscosity of the fluid. ठीक है? फुल स्टॉप. अरे पूरा लिखा जो मैंने बोला है ना, स्पीड पे भी डिपेंड करता है और फ्लूइड की विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है, साथ में शेप और साइज पे भी करता है. अब क्या अपन लोग जो ये स्टोक्स लॉ लिखते हैं ना, ये स्टोक्स लॉ अपन ने सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज का ही पढ़ना है, वही हमारे सिलेबस में. तो जो रिजल्ट आता है Fv, जिसे अपन बोलते हैं द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, है ना, मान लो v वेलोसिटी से जा रही थी तो विस्कस फोर्स कहाँ लग जाएगी, इस पे पीछे. तो Fv की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 6 पाई ईटा r इंटू v. कैसे आया हमारे सिलेबस से, आउट ऑफ स्कोप है, चुपचाप से देख लीजिए और घोट लीजिए. हाँ, डायग्राम बना के ये लिख लो, डायग्राम बना लीजिए और ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए. Fv इक्वल्स टू 6 पाई ईटा rv. Is the radius of the spherical ball and v is in reality the relative velocity. हाँ, तो क्या करना चाह रहा है, किस तरह से बोलना है कि छापना है? उतारने को बोलूं तब छापेगा, जब छापने को बोलता हूं तो क्या उतार देता है? मैंने बोला छाप लो, अब तू बोल रहा है उतार लूं. ये छापा, इसके अंदर एक लाइन जरूर से लिख लें. बेटा जो v होती है ना, वो रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट होती है हमेशा, फ्लो वेलोसिटी. ठीक है, लिख लेना इस वाली बात को. v इज द फ्लो वेलोसिटी रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट, मतलब बेसिकली वो रिलेटिव मोशन है. v जो हम लोग यहाँ वेलोसिटी लिख रहे हैं ना 6 पाई ईटा rv में, तो v इज द रिलेटिव वेलोसिटी. v इज द
relative velocity of liquid with respect to what? Object. समझ पा रहे हो? V is the relative velocity of fluid with respect to object. मतलब मान ले फ्लूइड अलग वेलोसिटी से जा रहा है, आपका स्फीयर अलग वेलोसिटी से जा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी ना, तो आपको वो रिलेटिव वेलोसिटी यूज करनी है। ऐसा नहीं स्फीयर की वेलोसिटी मार्क कर रखी है, वो जो v मार्क्ड है वो असलियत में क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। आपको कौन सी वेलोसिटी लेनी है? हमेशा रिलेटिव। अब अगर कोई चीज रेस्ट पे दे दी तो मजा आ गया, जो वेलोसिटी गिवन है वही आपको यहाँ पे यूज करनी है। कुछ समझ भी पा रहे हो? तो जब यूनिट डायमेंशन पढ़ाया जाता है ना, तो इस वाले फॉर्मूले से बोलते हैं कि आप किसके डायमेंशन निकालो, ईटा के। और ये फॉर्मूला क्या याद रखना थोड़ा सा आसान है, वैसे तो वो वाला भी मुश्किल नहीं है, पर ये क्या ऐसे ऐड हो जाता है 6 पाई ईटा आरबी। समझ पा रहे हो? दिस फोर्स इज द विस्कस फोर्स, 6 पाई कांस्टेंट, ईटा सब लोग जानते हैं। कई लोग इसको है ना डायनामिक विस्कोसिटी भी बोल देते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलरली स्टोक्स लॉ के केस में इस ईटा को कई लोग डायनामिक विस्कोसिटी भी बोल देते हैं। समझ गए? ऐसे ही बोलते हैं, मतलब ऐसे ही। आर सभी को पता है किसका रेडियस है? स्फीयर का। तो ये अजम्पशन है अपना कि ये फॉर्मूला किसके लिए निकाला गया है? सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल सरफेसेस के लिए। अब वो बॉल भी हो सकती है, पत्थर भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? एंड वी इज द रिलेटिव वेलोसिटी। प्लीज ध्यान रखें। क्लियर है सबको? लिखो इसमें आगे, हाँ आगे लिखो बेटा, इसमें लिखो we assume that this can be a question, जो अभी मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, इन मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप, है ना? मल्टीपल आंसर्स इसके हो सकते हैं। तो जब अपन लोग स्टोक्स लॉ को डिराइव कर रहे होते हैं तो हम लोग कई असम्पशंस मानते हैं, वो वाले असम्पशंस हैं। वी अज्यूम दैट, सबसे पहला पॉइंट, द फ्लो इज लैमिनर। द फ्लो इज लैमिनर, LAMINAR। The flow is laminar. Next, particles are spherical. बेटा फ्लूइड एक बार खोल के देखना, उसमें बताया था मैंने लैमिनार फ्लो, एक बार पढ़ के देख, मिल जाएगा। बहते हुए पानी के लिए बताया था, याद है कुछ? वो भूल गए वो एक अलग बात है, एक बार खोल के देखना। अपन ने जब भी बर्नौली वगैरह सब पढ़ा था ना, तो अब तुम लोगों को एक टर्म यूज की गई थी, याद करना, आप लोगों को याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। हाँ, पार्टिकल्स आर स्फेरिकल। पार्टिकल्स आर मतलब, हाँ वही वाला टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन, याद आया कुछ? हाँ वही वाली चीज है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, द मटीरियल इज होमोजीनियस। द मटीरियल इज होमोजीनियस। Next point, particles do not interfere with each other. Particles do not interfere with each other. ठीक है, अपन लोग विस्कोसिटी है ना, एक डिवाइस आता है विस्कोमीटर के नाम से। तो अपन क्या करते हैं, वो विस्कोमीटर होता है, उसके अंदर एक है ना ऑयल भरा हुआ होता है, ऑयल भरा होता है, उसके अंदर एक स्फीयर ड्रॉप कर देते हैं, उसके थ्रू अपन विस्कोसिटी डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। और उसी से फिर अपन लोगों को और भी चीजों के बारे में पता लगा, जैसे कि टर्मिनल वेलोसिटी एंड ऑल। तुम लोग याद करो, अगर तुम तो पढ़ी होगी, अगर क्या पढ़ी होगी, तो काइनेमेटिक्स जब पढ़ी थी ना तुमने, तो तुम लोगों को एक चीज बताई होगी, जब रेनमैन प्रॉब्लम्स वगैरह पढ़ते हैं, तो जब बारिश होती है ना, तो अपन ऑलरेडी टर्मिनल वेलोसिटी मान के चलते हैं। बताया था? देखो वैसे क्या होता है, अगर बहुत हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो अपन उस पर जी नहीं लगाते हैं ना। 20 मीटर से गिरा तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर गिरने के अंदर कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। अरे 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगी ना, सोच ही नहीं पा रहे। हाँ, तो कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी ना, 20 मीटर पे। अब सोच, बारिश की बूंदें आ रही हैं 500 मीटर ऊपर से, वेलोसिटी इमेजिन कर सकते हो, 500 into 10। अब इतनी ऊपर से आती बारिश की बूंदें तेरे सर पे गिर रही हैं,
कर ले इमेजिन क्या होगा, यहां से गिरेगी और बाहर, चीर के अंदर से बाहर। पर ऐसा होता थोड़ी है, बारिश गिरती तो बहुत ऊपर से है, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि दे हैव अचीव्ड अ न्यू टाइप ऑफ वेलोसिटी, जिसे अपन बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसका भी जो कॉज है वो यही है। अगर ये होती नहीं ना दुनिया में विस्कोसिटी, तो सोचो बारिश होती और सारी दुनिया तबाह, बारिश हुई दुनिया तबाह हो गई, बस ऐसा होता। फिर ये बारिश गिरी, 5000 मीटर पर सेकंड से बारिश अगर गिर रही है तो खत्म ही होगा, फिर इंसान तो नहीं बचेगा। और वो जो सुहानी सुहानी सी बारिश होती है, उसमें ऐसे हाथ निकालो बाहर, समझ पा रहे हो ना क्या हो जाएगा। तो बस ये वही वाली चीज है, आपको हाथ की जगह छलनी दिखेगी। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं ना, फिर जब करवा चौथ आएगा तो हाथ से ही कर लेंगे। बहुत ही गंदा जोक। आइए, अरे ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में टर्मिनल वेलोसिटी और चैप्टर ओवर। सुन लो, बात सुन लो, क्या क्या करके आना है। एक्सरसाइज 1 बचा हुआ सारा, एक्सरसाइज 2 हाँ बचा हुआ सारा, अगली क्लास में भी डिस्कस फॉर श्योर। साथ ही अरे सुनते रहो, एक्सरसाइज 4 लेवल 1